Hello, dear students. Very good morning, all of you. I'm Chartered Accountant Pawan Gaukar. Welcome to the class of International Trade of Economics. International trade में we have seen the great theories of international trade, important theories of international trade, the mercantilist view, absolute advantage, comparative advantage, modern theory, Hexagon theory, factor endowment theory, and NTT theory. So, guys, we move on to the next unit, that is instruments of trade policy. Trade policy करनी तो है हमें, ठीक है, लेकिन ट्रेड को कहीं ना कहीं अंकुश लगाना पड़ता है, ट्रेड को कहीं ना कहीं रोकना पड़ता है। ट्रेड में हो सकता है एक कंट्री हमारी कंट्री को डिसएडवांटेजियस पोजीशन में डालने की कोशिश कर रही हो, डुबाने की कोशिश कर रही हो। दिस इज वेयर देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। सो हमें द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस यूनिट आर टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर्स एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स काफी इजी है, उस पर मैं क्वेश्चन की उम्मीद भी नहीं कर रहा हूं। टैरिफ्स और नॉन टैरिफ एरिया मेजर कंसर्न है। ऑलराइट गाइस, सो टैरिफ इंटरनेशनल ट्रेड में हमारे पास है टैरिफ, नॉन टैरिफ मेजर्स एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, ठीक है। रीसेंट डेवलपमेंट इज इन इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रेटजी में हम लोग देखेंगे तो एफटीए, एफटीए में अगर आपको क्वेश्चन आया द फुल फॉर्म ऑफ एफटीए, तो काफी स्टूडेंट्स फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे। द गाइस द आंसर इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इट इज नॉट फॉरेन ट्रेड अग्रीमेंट। सो हम लोगों ने बहुत कुछ ट्रेड डील्स नहीं करी 10 सालों तक, और जब खुले हम लोग कोविड के बाद, तो हमने काफी सारे ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए। सबसे पहले हमने किया मॉरिशस के साथ ऑन 1 अप्रैल 2009, और उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूएई के साथ किया, यूके के साथ किया, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन के साथ। ओके, सो गाइस द comprehensive economic partnership agreement सेपा with the UAE was concluded within 90 days of commencement of negotiation and has been in force since 1st May 2022. कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सेपा जो हमने 18 फरवरी को किया यूएई के साथ। और जो नेक्स्ट है, जो हमारा अग्रीमेंट है वो था, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट एक्टा विद ऑस्ट्रेलिया। ये ऑनलाइन हुआ था, तो गोयल जी ने खुद ही वर्चुअली साइन किया था इसको। जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी हम लोगों ने एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है अक्टूबर 2022 में। जीसीसी कहते हैं इसको, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सो as we know that under the free trade agreement, buyers and sellers from separate economies, different countries, वॉलंटरी ट्रेड विद मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है, एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक श्योर कि फॉरेन अग्रीमेंट्स एकदम सही हो जाए और वॉलंटरी ट्रेड हो मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस के साथ। हम चाहते हैं इन जो भी डेवलपमेंट हो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जॉब क्रिएशन हो, और जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व हो उनका वेलफेयर हो, बैलेंस डेवलपमेंट हो, दोनों चीज, दोनों कंट्रीज का, किसी के साथ भी किसी भी टाइप का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सो गाइस इसके लिए पहला जो है टैरिफ लगाया जाता है। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को दबाने की कोशिश करता है तो टैरिफ्स विल कम इनटू पिक्चर। टैरिफ्स आर आल्सो नोन एज कस्टम ड्यूटीज, दीज आर बेसिकली नथिंग एल्स बट टैक्सेस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड, ठीक है। सो फॉर्म्स ऑफ टैरिफ में एक स्पेसिफिक टैरिफ होता है और एक एड वैलोरम टैरिफ होता है। स्पेसिफिक टैरिफ है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक टैरिफ, एनीवन? पर यूनिट, पर यूनिट फिक्स्ड अमाउंट अगर आपको देना पड़ जाए तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक टैरिफ, कोई परसेंट वर्सेंट के फॉर्म में नहीं। यानी एक यूनिट आपने इंपोर्ट किया 5,000 रुपए लगेंगे, सिंपल। एक यूनिट आपने इंपोर्ट किया 2,000 रुपए लगेंगे, कितने भी यूनिट्स इंपोर्ट करो, दो कितने भी यूनिट्स इंपोर्ट करो पर यूनिट 2,000 रुपए लगेंगे। यह हो गया स्पेसिफिक टैरिफ। और जो दूसरा होता है वो होता है वैल्यू के परसेंटेज पे, यानी आपके 1 करोड़ के गुड्स इंपोर्ट किए, 1% आपका टैरिफ, तो इसको कहते हैं एड वेलोरम टैरिफ। एंड द ड्यूटी इज लेविड एज फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रेडेड कमोडिटी, इट इज कॉल्ड एज वेलोरम। वेलोरम यानी वैल्यू, एड वेलोरम टैरिफ इज लेविड एज अ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ द इंपोर्टेड गुड, ठीक है। सो गाइस पहला क्वेश्चन मुझे लगता है वो लोग इसी पे पूछ लेंगे आपको, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस इन स्पेसिफिक और एड वेलोरम टैरिफ को लेके। काइंडली रीड दिस।
ऑलराइट गाइस, सो या स्पेसिफिक टैरिफ एड वैलोरम पे जरूर क्वेश्चन आएगा। और ठीक है, इन सबसे आउटकम हुआ है कि और भी वेरिएशंस बने। तो गाइस, मिक्स टैरिफ एक्सप्रेस ईदर ऑन द बेस ऑफ वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और ऑन द बेस ऑफ यूनिट डिपेंडिंग ऑन विच जनरेट्स मोस्ट इनकम। तो गवर्नमेंट के लिए एड वैलोरम ज्यादा पैसे कमाता है तो एड वैलोरम लग जाएगा। स्पेसिफिक टैरिफ ज्यादा ज्यादा अच्छा होगा तो स्पेसिफिक लगेगा। दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा वो मिल जाएगा, तो इसको कहते हैं मिक्स टैरिफ। दूसरा है कंपाउंड टैरिफ। कंपाउंड टैरिफ में क्या होगा, कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, इन्हें स्पेसिफिक भी लगेगा और एड वैलोरम भी लगेगा। कंपाउंड ड्यूटी या कंपाउंड टैरिफ कहते हैं इसको। ये फॉर्मूला डिफिकल्ट दिखता है नहीं, खतरनाक दिखता है, वो है नहीं। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल टैरिफ। इसमें सोलार का एग्जांपल दिया था हमने, यानी बैटरी का अलग टैरिफ लगेगा, सोलर पैनल्स का अलग टैरिफ लगेगा। सो 3,000 रुपीज ऑन ईच सोलर पैनल प्लस ₹50 पर केजी ऑन द बैटरी, इसको टेक्निकल टैरिफ कहते हैं। टैरिफ रेट कोटा, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा, रादर जीरो भी टैरिफ लग सकता है। और आपने कोटा फुल कर लिया, मान लो 10,000 टन तक आप इंपोर्ट कर सकते हो, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे 10,000 टन जैसे ही क्रॉस होता है आपको बहुत टैरिफ लग जाएगा। तो इसको कहते हैं टैरिफ रेट कोटा। ये डायग्राम एक बार देख लो, विल हेल्प यू। ऑलराइट गाइस, सो एक पर्टिकुलर कोटा तक आपको कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा या कम टैरिफ लगेगा। और जैसे ही कोटा कंप्लीट हो जाता है, जैसे 1,000 टन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं तो कोटे में जो ड्यूटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद एमएफएन, मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन में एक चीज बता दो, मोस्ट फेवर्ड नेशन में टैक्स कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा, याद रखना। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मोस्ट फेवर्ड नेशन में फेवर किया जाता है डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए। तो अगर आपको डोमेस्टिक मार्केट बचाना है तो आपको टैक्सेस ज्यादा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, सो मोस्ट फेवर्ड नेशन में टैक्सेस ज्यादा लगते हैं, याद रखना। ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन में टैक्सेस ज्यादा लगते हैं, हाईएस्ट टैरिफ। ठीक है, वेरिएबल टैरिफ, मेड इन चाइना जो कमोडिटी है उसकी कमोडिटी पे थोड़ा ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगता है ताकि हम डोमेस्टिक प्राइस के लेवल पे उसको ला सके। सो इट्स अ ड्यूटी टिपिकली फिक्स्ड टू ब्रिंग द प्राइस ऑफ एन इंपोर्टेड कमोडिटी अप टू द डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस फॉर द कमोडिटी। ठीक है, देन प्रेफरेंशियल टैरिफ। प्रेफरेंशियल टैरिफ हम लोग लोअर रखते हैं एमएफएन रेट से। व्हाट इज एमएफएन? एमएफएन रेट क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो रेट है वो तो हाईएस्ट है, उससे कम रखना, यानी उस कंट्री को थोड़ा प्रेफरेंस देना। ठीक है, ईयू यूरोपियन यूनियन ये प्रेफरेंशियल टैरिफ देते हैं अपनी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को, रादर ये तो जीरो चार्ज करते हैं काफी बार। ये कौन सा है बताओ तो, ये कौन सा है? ये कौन सी कंट्रीज है? कम ऑन जल्दी, इजी है ये तो। यूएस, कनाडा और मेक्सिको। ये कौन सा एग्रीमेंट है इन कंट्रीज का? हफ्ता नहीं है, नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमंग कनाडा, मेक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, सो ये भी प्रेफरेंशियल टैरिफ लगाते, कम टैरिफ लगाते हैं।
ठीक है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस इसको बोला जाता है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी। उसके बाद बाउंड टैरिफ, एक पर्टिकुलर अपर लिमिट अगर आपने सेट कर दी तो इसको कहते हैं बाउंड टैरिफ। अगर आपने पर्टिकुलर अपर लेवल आपने अगर सेट कर ली तो इसको कहते हैं बाउंड टैरिफ। सो बाउंड टैरिफ में, ठीक है, बाउंड टैरिफ ऐसा टैरिफ है जो एक नॉट टू रेज इट अबव अ सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल के ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते, तो ये सीलिंग सेट कर देता है, ये सीलिंग सेट कर देता है, इस टैरिफ के ऊपर आप टैरिफ रेज नहीं कर सकते, इसको कहते हैं बाउंड टैरिफ। ठीक है, सो बाउंड टैरिफ आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स एंड रिप्रेजेंट मैक्सिमम लेवल ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, इससे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी आप नहीं लगा सकते। ठीक है, सो एमएफएन होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैरिफ, जिसमें से अप्लाई जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड टैरिफ। ठीक है, सो ये होता है बाउंड टैरिफ, ये है एमएफएन, ये बाउंड टैरिफ है। बाउंड टैरिफ द हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट लेवल बाउंड टैरिफ क्या है, बाउंड टैरिफ है हाईएस्ट लेवल। जैसे मान लेते हैं 70% बाउंड टैरिफ है, 70% से ज्यादा आप नहीं लगा सकते, हमने 40% लगा दिया तो 40% क्या हो गया, ये अप्लाइड टैरिफ है। ये क्या है, अप्लाइड टैरिफ। तो जो एक्चुअली अप्लाई किया जाता है उसको एमएफएन कहते हैं। ठीक है, जो एक्चुअली अप्लाई किया जाता है उसको कहते हैं अप्लाइड टैरिफ। एस्केलेटेड टैरिफ, रॉ मटेरियल पे कम टैरिफ लगेगा, वर्क इन प्रोग्रेस गुड्स पे थोड़ा ज्यादा टैरिफ लगेगा, फिनिश प्रोडक्ट्स पे थोड़ा और ज्यादा टैरिफ लगेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जो इसको कहते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। देन वॉलनट पे हम लोग बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देंगे, तो हम चाहते हैं कि वॉलनट इंपोर्ट हो या ना हो, बोलो हम क्या चाहते हैं, इंपोर्ट हो या ना हो? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिटिव टैरिफ, क्या कहते हैं इसको, प्रोहिबिटिव टैरिफ। ठीक है, और हम लोग अगर इंपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम लोग इंपोर्ट पे क्या दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे, करो इंपोर्ट, नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ। याद रखना, इंपोर्ट सब्सिडी, कोई भी सब्सिडाइज आइटम में गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, कंट्रीब्यूट करती है, तो ये हो जाता है नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ। इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट सब्सिडीज। ओके, टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन, ट्रेड खराब करना, उस कंट्री का डोमेस्टिक ट्रेड खराब करने के लिए आप क्या करते हो, चाइना इंडिया में क्या करते हैं, गुड्स बहुत सारे यूनिट्स, 1 करोड़ बाइसिकल क्या कर दी थी उन्होंने, क्या क्या वर्ड है, डम डंप कर देना। तो ट्रेड को, इंडिया के ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये डंप नहीं करने देंगे, हम लोग इसको डंपिंग कहते हैं। जब इतने सारे यूनिट्स आप इंडिया में भेज देते हो, इसको डंपिंग कहते हैं, और चाइना इसमें माहिर है। तो चाइना को डंपिंग रोकने के लिए कौन सी ड्यूटी, बताओ कौन सी ड्यूटी, एंटी डंपिंग भी। एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं इसको, इट्स अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ, ट्रेड डिस्टॉर्शन के अगेंस्ट बचाने के लिए कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कंट्री के ट्रेड को। सो ये बड़े बड़ी जो मछलियां है जैसे चाइना, तो छोटी छोटी कंट्रीज को तो ये खत्म कर देंगे, तो ये लोग, ठीक है, खत्म करने के लिए प्रेडेटरी प्राइसिंग यूज करते हैं, जो कि उनकी कॉस्ट से भी कम होता है, सही नहीं होता ये। उसके बाद आर्टिफिशियल लो प्राइसेस को लड़ने के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाई जाती है। ठीक है, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, ये लोग भी, ठीक है, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज लगाते हैं। टैरिफ से होता क्या है, इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ, टैरिफ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है और डोमेस्टिक कंट्री के ट्रेड को बचाते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को फॉरेन या इंपोर्टेड गुड्स को कंज्यूम करने से रोका जाता है, कहीं ना कहीं डिस्करेज करते हैं। एंड टैरिफ्स एनकरेज कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स। इंपोर्टेड गुड्स थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं टैरिफ्स के कारण, तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, जैसे, ठीक है, ये नाइकी की बॉटल, इट्स एन अमेरिकन ब्रांड, तो ये नाइकी की बॉटल 2000 रुपए की है, तो 2000 रुपए का बॉटल खरीदेंगे क्या हम लोग, 2000 रुपए का क्यों है बॉटल, है तो 500 रुपए का होना चाहिए, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगी है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग फिर फॉरेन गुड्स नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करते हैं कि भाई 500 रुपए की चीज 2000 में मिल रही है क्योंकि उस पर ड्यूटी लगा हुआ है, तो हम लोग फिर इंडियन प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, टपरवेयर का बॉटल कितने का आ जाता है, टपरवेयर का बॉटल कितने का आ जाएगा, 200-300। ठीक है, 500 का बॉटल वो 2000 में बेच रहे हैं, टपरवेयर का बॉटल 300 रुपए में आ जाएगा, ज्यादा कैपेसिटी का, ज्यादा अच्छी क्वालिटी का। तो गाइस हो गया ना, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स बनाएंगे और फिर इंपोर्टेड गुड्स ही यूज करेंगे। ये देखो, एनकरेजिंग इंपोर्टेड, नो, डिस्करेजिंग यूज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। और उसके बाद
दे कैन ऑल्सो चार्ज हायर प्राइजेस, जिसके कारण फॉरेन कंपटीशन रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, फॉरेन कंपटीशन रिड्यूस कैसे होगा? क्योंकि हम लोग टैक्सेस ज्यादा लगा देंगे, तो फिर बेच के दिखा दो। द प्राइस इंक्रीज ऑल्सो रिड्यूसेस एन इंक्रीज इन आउटपुट। टैरिफ्स क्रिएट ट्रेड डिस्टॉर्शन, टैरिफ्स के कारण ट्रेड डिस्टॉर्ट होता है, लेकिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ता है। ठीक है, सो दीज आर द इफेक्ट्स। तो पहला जो इंस्ट्रूमेंट था वो था टैरिफ। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो है नॉन टैरिफ मेजर्स, यानी हम लोग बाहर के कंट्रीज के प्रोडक्ट को रोकेंगे, लेकिन कॉस्ट का जरिया नहीं, आपका टैक्स का जरिया नहीं होगा, ड्यूटी का जरिया नहीं होगा, प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ेगी। ठीक है, सो गाइस ये हिडन होते हैं, इनविजिबल मेजर्स होते हैं। एमसीक्यू के लिए गोल्ड, नॉन टैरिफ मेजर्स हिडन या इनविजिबल मेजर्स होते हैं। आपको ऐसे पूछेंगे, 3 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे इसमें से इनविजिबल कौन सा है बताओ, तो नॉन टैरिफ मेजर्स, क्योंकि पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता नहीं है तो इनविजिबल होता है वो। ठीक है, सो नॉन ट्रेड बैरियर्स, ये यूरागियो राउंड में ये पता चला था, इसका उगम हुआ था, और इसमें मेजर है, नॉन टैरिफ बैरियर में मेजर है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मेजर। टेक्निकल मेजर प्रोडक्ट स्पेसिफिक, इस प्रोडक्ट में ये इतना होना चाहिए, वो उतना होना चाहिए, H2SO4 इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल में थोड़ी मिलावट अलाउड है, पेट्रोल में थोड़ा मिथेनॉल या इथेनॉल थोड़े सी मात्रा में अलाउड होता है, सो ये इतना ही ऐड कर सकते हो आप, उससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। टेक्निकल मेजर्स होता है, और नॉन टेक्निकल मेजर्स ट्रेड की रिक्वायरमेंट डाल देंगे हम लोग, नॉन टेक्निकल मेजर्स ट्रेड की रिक्वायरमेंट डाल देंगे। सो टेक्निकल मेजर्स रेफर टू द प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। These measures are intended to ensure product quality, product safety, food safety, environmental protection and national security. So इसमें भी measures है, hard measures, price and quality control measures, threat measures, anti-dumping and other trade related finance and investment measures. ये नॉन टेक्निकल हो जाता है। सो गाइस इससे बचना है हमें, किससे? स्वाइन फ्लू से बचना है हमें, तो हम लोग कैसे मेजर्स यूज करेंगे? एसपीएस मेजर्स। क्या कहते हैं उसको? Come on, SPS, come on. Sanitary and phytosanitary. Sanitary and phytosanitary measures. SPS are applied to protect human, animal, or plant life from risk against arising from additives, pests, contaminants, toxins, and disease-causing organism to protect biodiversity, to prohibit import of poultry from countries affected by avian flu. ठीक है, तो ये तो हमने कोविड में देखा ही है। टू रिड्यूस पैथोजेंस, रेसिड्यू लिमिट्स एंड पेस्टिसाइड्स इन फूड। काफी गुड्स में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं यार, इससे तो हमारी जान जा सकती है ना। सो या दैट्स दैट। तो ये है टेक्निकल मेजर्स में सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, एसपीएस। स्टूडेंट्स ये फाइटोसैनिटरी वगैरह पढ़ के डर जाते हैं तो पढ़ते ही नहीं है, बस बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू ये वगैरह ये सब चीजें याद रखना। उसके बाद टीबीटी, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, which covers both food and non-food traded products, refer to the mandatory standards on technical regulation. यानी आपको टेक्निकल बैरियर्स के बेसिस पे कि ये प्रोडक्ट का शेप ऐसा ही होना चाहिए, डिजाइन ऐसी होनी चाहिए, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए, लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए, ये सब टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के अंदर आएगा। ठीक है, यानी अगर आप ऐसा लेबलिंग नहीं करोगे तो इंडिया में इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ओके, सो या टेक्निकल बैरियर्स में प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, नॉन टेक्निकल में ट्रेड रिक्वायरमेंट्स। वी मूव ऑन टू द नॉन टेक्निकल ट्रेड रिक्वायरमेंट्स नाउ। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, नॉन टेक्निकल ट्रेड रिक्वायरमेंट्स में पहला है इंपोर्ट कोटाज। हमें हमें प्रोटेक्ट करना है ना, हमें हमारे कंट्री का डोमेस्टिक मार्केट प्रोटेक्ट करना है, तो इंपोर्ट इतना ही कर सकता है। कितना ही से क्या कहते हैं इसको? इंपोर्ट का कोटा, 1000 टन, 2000 टन, 10,000 टन, इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो। ये क्या कर दिया आपने? कोटा। तो ये पैसे नहीं ले रहे उनसे, कोटा डिसाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, इंपोर्ट कोटाज में एब्सोल्यूट कोटाज एंड टैरिफ रेट कोटाज। टैरिफ रेट कोटा हम लोग पढ़ चुके हैं, एब्सोल्यूट कोटा यानी इसके ऊपर आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते 1 साल के अंदर, तो दोज आर एब्सोल्यूट कोटाज। ठीक है, या टैरिफ रेट कोटा, ठीक है, लोअर रेट लगेगा और एक कोटा के बाद हायर ड्यूटी लगेगी, तो ये नॉन टैरिफ में नहीं आता, ये टैरिफ के अंदर आ जाएगा। उसके बाद प्राइस कंट्रोल मेजर्स, पैरा टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, अगर यानी हम लोग टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन इंपोर्ट करना है तो इतने पैसे लगेंगे, मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एस्टैब्लिश फॉर सल्फर। तो ये टैरिफ नहीं है ये, लेकिन टैरिफ जैसा है, यानी अगर इंपोर्ट होगा तो इतने पैसों का ही इंपोर्ट होगा। जैसे आईफोन अगर इंपोर्ट होगा तो 2 लाख का इंपोर्ट होगा, 2 लाख से कम में आईफोन इंपोर्ट ही नहीं होगा। तो हम लोग कस्टम ड्यूटी नहीं लगा रहे, हम लोग प्राइस सेट कर रहे हैं, तो ये प्राइस कंट्रोल मेजर्स है। उसके बाद लाइसेंसिंग ऑटोमेटिक रिन्यू नहीं होगा, आपको करवाना पड़ेगा।
लाइसेंस लो, लाइसेंस भी एक टाइप का नॉन टेक्निकल मेजर है। और उसके बाद फाइनेंशियल मेजर्स, करेंसी से रिलेटेड, ठीक है। फॉरेक्स यूज नहीं करने देंगे आपको इंपोर्ट करने के लिए, और यूज करना है तो खुद का कमाया हुआ फॉरेक्स यूज करना पड़ेगा, आप फॉरेक्स खरीद नहीं सकते। तो ये फाइनेंशियल मेजर हो गया। और उसके बाद मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन, जैसे इंडियन रेलवेज, क्या है इंडियन रेलवेज, नेचर ऑफ कंपटीशन क्या है इंडियन रेलवेज का? कम ऑन, इंडियन रेलवेज मार्केट में कंपटीशन में कैसा है? कम ऑन, मोनोपोली। मोनोपोली है, ठीक है। सो दीज मेजर्स आर एम्ड एट ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव एंड स्पेशल प्रेफरेंसेस और प्रिविलेजेस टू फ्यू लिमिटेड ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। सबको अलाउ ही नहीं करेंगे हम लोग, तो सबको अलाउ ही नहीं करना है ना यार, कि यूएस की कंपनी को अलाउ ही नहीं कर रहे क्योंकि कंपटीशन देगा। तो ये नॉन टेक्निकल मेजर है, यानी आने नहीं देंगे तो फिर हो गया ना बैरियर क्रिएट। और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट बोल रही है सिर्फ लोकली प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, तो गवर्नमेंट भी जो परचेस करता है, जो बड़ी मात्रा में परचेस करता है, वो फॉरेन इंपोर्टेड गुड्स खरीदेंगे नहीं, लोकल खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा, एप्पल, आपको अगर एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचना है तो या तो इंडिया में फोन बना लो, नहीं तो कम से कम बैटरी तो इंडिया में बना लो। क्या कहते हो, सही है? सो इंडिया में बैटरी के लिए आपको फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, इंडिया में बेचना है ना, तो पहले आप इन्वेस्टमेंट करो 25% का, 75% का, वट एवर। देन डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शंस, आप पे डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे, ठीक है। यहीं से बेचना पड़ेगा, वहीं से बेचना पड़ेगा, महाराष्ट्र में बेच सकते हो, कर्नाटका में नहीं बेच सकते हो, एडिशनल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तो थक के फिर वो करते रहना, तो इंडिया में हमको करना ही नहीं है। बहुत सारा, ठीक है। पोस्ट सेल सर्विसेज भी, यानी आप प्रोडक्ट बेचो इंडिया में, पोस्ट सेल सर्विसेज जो है, कस्टमर केयर वगैरह जो है, रिपेयर सेंटर जो है, वो इंडियंस का होना चाहिए। तो ये रेस्ट्रिक्शंस ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज, लोकल सर्विस सेंटर्स रहेंगे, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, इतना सारा पेपर वर्क कर देंगे कि थक के लोग इंपोर्ट वगैरह करेंगे नहीं। छोड़ो यार, इतना रेड टेपिज्म कौन झेले। जितना ज्यादा पेपर वर्क रहेगा, जितना एडमिन प्रोसीजर रहेगा, उतना क्या होगा बोलो, उतना क्या मांगा जाएगा, उतना क्या मांगा जाएगा बोलो, क्या माना जाएगा? हाँ हाँ बोलो, क्या मांगा जाएगा? पैसा। अंडर द टेबल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, चाइना का प्रोडक्ट है नहीं इंपोर्ट होगा, बांग्लादेश का प्रोडक्ट है नहीं इंपोर्ट होगा, पाकिस्तान का प्रोडक्ट है कतई इंपोर्ट नहीं होगा, यूएस का प्रोडक्ट है कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो आने दो। रूल्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और सबसे खतरनाक नॉन टेक्निकल मेजर कौन सा है? सबसे खतरनाक कौन सा? एम्बार्गो। एम्बार्गो, सबसे खतरनाक है एम्बार्गो। यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगाया, यूएस ने बहुत कंट्रीज पे सैंक्शन लगाया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, क्यूबा, रशिया, सीरिया, ठीक है। एम्बार्गो, इट्स अ टोटल बैन imposed on by the government of the import or export of some or all commodities to a particular country or regions or specified or for an indefinite period. This may be done due to political reasons, for other reasons such as health, religious sentiments. This is the most extreme form of trade barrier, most extreme form of trade barrier. So इंडिया ने जो लगाया ट्रेड बैरियर, वो वेनेजुला, लिबिया, शैड, सोमालिया, यमन, ईरान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया, ये हमारे इंडिया में भी ताकत है। इंडिया ने इन कंट्रीज पे एम्बार्गो लगाया है। सर सैमसंग तो नॉर्थ कोरियन कंट्री है जी? नहीं, सैमसंग और ह्यूंडई ये साउथ कोरियन कंट्रीज है। सो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी में हो गया हमारा टैरिफ, नॉन टैरिफ, और तीसरा एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स, एक्सपोर्ट अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कहते हो? अरे नहीं नहीं, अलाउ करना चाहिए। इंपोर्टेड गुड्स यूज नहीं करेंगे, मेड इन इंडिया यूज करेंगे, सॉरी। इंपोर्ट को बढ़ावा देंगे नहीं देंगे? सो गाइस नहीं, ठीक है। इंपोर्ट को बढ़ावा नहीं देंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में भी हम कोशिश करेंगे कि यार इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट का स्केर्सिटी है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे क्या, बोलो? नहीं। तो कुछ चीजों पे बैन लगाया जाएगा, कुछ एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाया जाएगा, एक्सपोर्ट का टैक्स लगेगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, तो इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट सब्सिडी लगा देंगे कि एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा कुछ पैसा। अच्छा सुनो ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पूछू क्या? पूछू क्या? जर्मनी ने अपनी प्रोडक्ट्स पे एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दी,
मान लेते हैं 50% सब्सिडी। अब जर्मन्स अपना प्रोडक्ट इंडिया में लेके आ रहे हैं, और क्योंकि 50% की एक्सपोर्ट सब्सिडी मिली है तो अपना प्रोडक्ट इंडिया में 50% सस्ता बेच रहे हैं। सही है, ये तो आर्टिफिशियल लोअर्ड प्राइस हुई वैसे। ठीक है, तो इंडिया इसके लिए कौन सा टैरिफ मेजर यूज कर सकता है, बताओ। इंडिया इसके लिए कौन सा टैरिफ मेजर यूज कर सकता है? एक्सपोर्ट सब्सिडी से लड़ने के लिए कौन सा टैरिफ मेजर यूज कर सकता है? चलो कम ऑन, चैट बॉक्स में आंसर दो जल्दी। अगर आपने ये आंसर दे दिया ना, मान जाऊंगा आपको, मान जाऊंगा कि तुम्हारी सेल्फ स्टडी एकदम तगड़ी है। आपको बुक रेफर करना अलाउड है, टेक योर टाइम। नो वन? All right, guys. I hope you could find something. No one? No, 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 Arohi. No, Moksha. No, Kashish. एक्सपोर्ट सब्सिडी की जगह इंपोर्ट सब्सिडी लगा देंगे क्या हम? नहीं ना। स्पेसिफिक टैरिफ, नो मोक्षा। परफेक्ट आंसर है इसके लिए, परफेक्ट आंसर। मैं आपको हिंट दे दूं, हिंट दे दूं, हिंट देता हूं मैं आपको। ये लो हिंट, यहां पे आंसर छुपा हुआ है। सो ऑफ कोर्स यहां पे आंसर छुपा हुआ है। चलो और 2 मिनट ओपन बुक कर रहा हूं आपके लिए। ये पक्का हो जाएगा एग्जाम के लिए कंसेप्ट, अगर आपने आंसर दे दिया तो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे आप? वेरी नाइस मेधा। ऑलराइट, एक कंपनी ने एक्सपोर्ट सब्सिडी, एक कंट्री ने एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दी है। जर्मनी ने अपनी, मान लेते हैं फोक्सवैगन को, जर्मन कंपनी फोक्सवैगन को एक्सपोर्ट सब्सिडी दे दी है 50% की। यानी गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट हर एक्सपोर्ट पे 50%, एक्सपोर्ट किया आपने 50% आप हमसे ले लो। तो इंडिया में आके ये लोग गवर्नमेंट ने दी हुई सब्सिडी को यूज करके इंडिया में प्रोडक्ट 50% से सस्ता बेचता है, जिसके कारण इंडियन कंपनी टाटा एंड ऑल को नुकसान होता है। तो हम लोग फोक्सवैगन पे कौन सी टैरिफ अप्लाई करेंगे जिससे एक्सपोर्ट सब्सिडी का इंपैक्ट हम लोग 0 कर दे? और इसका आंसर छुपा हुआ है जो मैंने आपको लिस्ट दी है वहां। एंटी डंपिंग ड्यूटीज। एंटी डंपिंग, डंपिंग कर ही नहीं रहे हम लोग, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स दे ही नहीं रहे हम, बहुत सारी कार नहीं दे रही है ना उन्होंने। अगर मैं कहता हूं कि बहुत सारा प्रोडक्ट एकदम बहुत ही कम कॉस्ट में दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डंप थोड़ी किया है वोक्सवैगन ने, मैंने कभी बोला ही नहीं कि बहुत सारा कार्स बेच दिया। चलो मैं आपको आंसर दे देता हूं, शलाए शलाए। ओ राजा जी, ओ राजा जी, द आंसर इज countervailing duty. Countervailing duties are tariffs that are aimed to offset the artificially low prices charged by exporters who enjoy what? क्या लिखा है, क्या लिखा है? Export subsidies. Export subsidies and tax concessions offered by the government in their home country. याद रहेगा? अब याद रहेगा? यानी प्रॉपर एक्सपोर्ट सब्सिडी का जवाब है ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी। हाईलाइट कर लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए तो रिवीजन ले रहे हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम करके दिया तो हमारे स्टूडेंट्स रेडी होने चाहिए। इंटर में आते थे ऐसे सवाल पहले, अभी वो तुमसे उम्मीद कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड बैन ही कर दो एक्सपोर्ट को, पहला पहला एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर। दूसरा, एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा दो। और अगर मुझे एक्सपोर्ट प्रमोट करना है तो, एक्सपोर्ट प्रमोट करना है तो क्या करूं?
सब्सिडी दे दो एक्सपोर्ट पे, ठीक है, और वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, ठीक है। सो voluntary export restraint refer to a type of informal quota administered by exporting country voluntarily restraining the quantity of goods that can be exported, कि भाई आप इंडिया से 10,000 टन से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो काइंड ऑफ कोटा लगा देंगे, पॉलिटिकल कंसिडरेशन या फिर उस हिसाब से आप करते हो, तो एक्सपोर्ट को रोका भी जा सकता है, जरूरी नहीं एक्सपोर्ट को हमेशा प्रमोट करेंगे, याद रखना। देखो बैन ऑन एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, एक्सपोर्ट पे टैक्स भी दिया जा सकता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है तो सब्सिडीज भी दी जाती है, ठीक है, याद रखना। So over the past few decades, significant transformation are happening in terms of growth as well as trends of flows and pattern of global trade. The increasing importance of developing countries has been a salient feature of shifting global trade patterns. Fundamental changes are taking place in the way countries associate themselves for the international trade and investment. Trading through regional arrangements which foster closer trade. एक minute. Trading through regional arrangements. कोई example दो regional arrangement का, कि यार हम ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, एक दूसरे के साथ हम लोग बहुत ही कम EU, टैक्स, जीरो टैक्स लगाएंगे। द आंसर इज European Union, एब्सोल्युटली करेक्ट। द आंसर इज यू। क्या आंसर है? दिस इज द आंसर, यूरोपियन यूनियन। तो ये सारी कंट्रीज के बीच में, ठीक है, उन्होंने दिया भी है, हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं। देखो ईयू कंट्रीज टू अनदर इज चार्ज जीरो। कौन सा टैरिफ है ये? प्रेफरेंशियल टैरिफ, प्रेफरेंशियल टैरिफ, प्रेफरेंशियल टैरिफ, ठीक है। इसके लिए थोड़ा बड़ा कंसेप्ट क्या है प्रेफरेंशियल टैरिफ के लिए? जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। Preferences. ओके, सो या रीजनल अरेंजमेंट्स लिख ही लो वहां पे, रीजनल अरेंजमेंट्स ईयू, एजियन, एजियन का फुल फॉर्म पता है? एजियन, एशियन, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इन्होंने भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट की होगी, ठीक है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी अप्लाई किया था उन्होंने, काउंटर वेलिंग ड्यूटी गोल्ड पे, कोई बात नहीं, चलता है। Alongside the trading countries also have devised indigenous policies, indigenous है ना, domestic policies, खुद की policies, internal policies aimed at protecting their economic interest. The discussion in this unit are no way comprehensive. इन्हें ये पूरा कवर नहीं कर सकता यार, तुमको 12 पेज में क्या पढ़ाएंगे। In such protective strategies, students are expected to get themselves updated on such ongoing changes. So guys, yeah, that's that. Students को खुद का रिसर्च करने की उम्मीद की जा रही है, यहाँ से हमारा हमारा खुद का कोर्स नहीं कंप्लीट हो रहा, या मैं रिसर्च करने के लिए कह रहे हैं। Anyways, shall we test your knowledge, guys? Tell me, shall we? yes sir. All right, guys. First question, here we go. Take your time. आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, चिल्लाएंगे नहीं आप आंसर्स। वेरी गुड अंकुश यार, बहुत बढ़िया। मधुरा ने एक आंसर दिया था काउंटरवेलिंग का, सॉरी मैं पढ़ नहीं पाया तभी। गुड आंसर मधुरा। मधुरा सी एंटर पक्का। All right, guys. Specific tariff. What is specific tariff? टैक्स ऑन स्पेसिफाइड। अच्छा सुनो ना, अगर हम पढ़ के नहीं गए तो जरूर ये वाला आंसर कर देंगे। क्या कहते हो? फर्स्ट ऑप्शन, टैक्स ऑन अ सेट ऑफ स्पेसिफाइड इंपोर्टेड गुड्स। स्पेसिफिक टैरिफ ऐसा नहीं है, पर यूनिट के बेसिस पे एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, तो आंसर इज डी। परफेक्ट आंसर, काफी स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। मैं बस आपको बता रहा हूं, अगर नॉलेज नहीं रहा तो कोई भी स्टूडेंट एक जनरल आंसर कॉमन सेंस पे, बेसिक खुद के लॉजिक पे, 18 साल 19 साल की उम्र के लॉजिक पे ये आंसर करेगा। गलत आंसर, मिसलीडिंग ऑप्शन है ये। एनीवे, लेट्स चेक इट आउट। काइंडली रेफर द सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर काफी स्वास्तिक, अंकुश, समृद्धि, मधुरा, आरोही, मोक्षा, सबने सही दिया है। वेल डन।
All right, guys, here we go. The answer is the tariff on import is beneficial to domestic producers on the imported goods because it raises the price for which it can sell the product in the domestic market. Correct, guys. बहुत सही आंसर दिया है ऑलमोस्ट सभी ने. वेल डन, बहुत बढ़िया. Okay, then a tax applied as a percentage of the value and an imported good is known as. Value आ गया, आंसर खत्म. इस पर तो डिस्कशन भी नहीं होगा. The answer is ad valorem tariff. The tax applied as a percentage of the value of an imported good. ओके ये रिपीट हुआ है, एड वैलोरम है ये भी. एस्केलेटेड टैरिफ, हाँ टेक योर टाइम. एस्केलेटेड टैरिफ, एस्केलेटेड टैरिफ. All right, guys, the correct answer escalated. कम टैरिफ, कम टैरिफ रॉ मटेरियल पे और ज्यादा टैरिफ फिनिश गुड्स पे. सही है, कम टैरिफ रॉ मटेरियल पे और ज्यादा टैरिफ फिनिश गुड्स पे. द आंसर इज बी. नॉमिनल टैरिफ ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विच आर ग्रेटर देन द टैरिफ्स ऑन रॉ मटेरियल. देखो जब ऑप्शन की शुरुआत हो रही है तो नॉमिनल टैरिफ बोल रहा है वो, बट नॉमिनल टैरिफ यानी कम टैरिफ हम समझ बैठेंगे. पूरा ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा जरूर कि हमें सारे ऑप्शंस पढ़ना है. मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इकोनॉमिक्स में एमसीक्यू बेस्ड ऑप्शन के एग्जाम में हमें सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना है. नेक्स्ट, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन इन्वॉल्व. टेक योर टाइम. वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन यानी क्या? An exporting country voluntarily restraining the quantity of ex goods that can be exported out of the country during a specific period of time. हमारा जब शॉर्टेज रहेगी तो एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन लगा देंगे. एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस में आएगा? टैरिफ में, नॉन टैरिफ मेजर्स में, एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स में? कृपया जल्दी बताएं. एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स में ये आएगा. परफेक्ट. ऑलराइट, एंटी डंपिंग ड्यूटीज. टेक योर टाइम, आराम से पढ़ो, ऑप्शंस मिसलीडिंग हो सकते हैं. Okay, guys, the answer is both A and C. The answer is both A and C. And Ankush, Swastik, Arohi, Madhura. All right, almost everyone has given a correct answer. Option A and C, additional import duties so as to offset the effects of exporting forms unfair charging of prices on foreign market which are lower than the production cost. कोई चीज की प्राइस प्रोडक्शन कॉस्ट से कम होगी, ये कौन सा कंसेप्ट है? कौन सा कंसेप्ट है? कौन सी प्राइसिंग कहते हैं इसको? कि प्राइस ऐसी सेट करो कि प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम रहे. कम ऑन, नो वन. प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम रहने वाली प्राइस को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं. डंपिंग से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट था ना वो. ये देखो, कौन सी प्राइस? जल्दी, कम ऑन. Predatory Predatory pricing. price. यानी पावर पॉइंट से सब याद आ जाता है ना. द आंसर इज प्रेडिटरी प्राइसिंग. प्रेडिटरी प्राइस की स्लाइड आपके मॉड्यूल में नहीं दी है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन मॉड्यूल में नहीं दी है. प्लीज एक बार पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर.
All right, guys. So yeah, that was predatory pricing, and it's a beautiful example कि PowerPoint presentation से चीजें याद रहती है, correct है ना? और सी जो ऑप्शन है एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी सो एज टू ऑफसेट ऑफसेट यानी कैंसिल करना द इफेक्ट्स ऑफ एक्सपोर्टिंग फर्म्स अनफेयर चार्जिंग ऑफ लोअर प्राइस इन द फॉरेन मार्केट एंटी डंपिंग ड्यूटी काउंटरवेलिंग ड्यूटी पे मैंने सवाल पूछा था आपसे एक अप्लाइड क्वेश्चन इसका इजी वर्जन ऑफ क्वेश्चन ये रहा काइंडली आंसर दिस करेक्टली ट्राई टू आंसर दिस करेक्टली All right, guys, the correct answer is D. All of the above. The tariff is aimed as offsetting artificially low prices charged by the exporters who enjoy export subsidies. अब याद रहेगा क्या ये लाइन अब अच्छे से याद है आपको एक्सपोर्ट सब्सिडी वाली कौन सा एग्जांपल था इसमें कौन सी गवर्नमेंट थी जर्मनी की Perfect. Then charged by the importing countries to ensure fair market oriented pricing of imported and charged by importing countries to protect the domestic industries. All is the correct answer. Which of the following is the outcome of tariff? इसका outcome क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये देखो All right, guys. The answer is discourage the domestic consumers from consuming imported foreign goods. ये outcome है tariff का. SPS measures and TBTs are. अच्छा SPS and TBT ये क्लिक नहीं होता. SPS मैंने आपको एग्जांपल के लिए दे दिया. Sanitary and phytosanitary and TBT technical barriers to trade. Kindly answer this. The answer is all permissible under WTO to protect the interests of the countries may result in loss of competitive advantage of developing countries, increase the cost of compliance. All is the correct answer. Which of the following is not a non-tariff barrier? Non-tariff barrier कौन सा नहीं है? Non-tariff barrier यानी किसमें टैरिफ लग रहा है? ये बोल रहा है किसमें टैरिफ लग रहा है? ये सवाल है. कहां टैरिफ लग रहा है आप ही बता दो. Countervailing. करेक्ट काउंटरवेलिंग ड्यूटी बोल ही रहा है ना खुद से वो काउंटरवेलिंग ड्यूटी किससे लड़ता है बताओ काउंटरवेलिंग ड्यूटी किससे लड़ता है बोलो बोलो Exports. एक्सपोर्ट्स करेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडी से लड़ता है अंडर टैरिफ रेट कोटा विच इज द करेक्ट आंसर अंडर टैरिफ रेट कोटा ABCD correct the answer is B a country permits an import of limited quantities at lower rate और जैसी आपने वो लिमिटेड क्वांटिटी एक्सीड कर दी उस पॉइंट के बाद आपको हायर रेट लगेगा बी इज द करेक्ट आंसर नॉन टैरिफ बैरियर्स एनटीबी इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट नॉन टैरिफ बैरियर में क्या आएगा क्या नहीं आएगा सॉरी नॉन टैरिफ बैरियर में लिखा ही है वहां टैरिफ ठीक है नॉन टैरिफ बैरियर में टैरिफ नहीं आएगा ऑफ कोर्स इंपोर्ट कोटाज आएगा एक्सपोर्ट सब्सिडीज आएगी टेक्निकल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोडक्ट आएगा सो या दैट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड में हमने कर लिया यूनिट सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी नेक्स्ट रिवीजन क्लास में वी विल सर्टेनली डू ट्रेड नेगोशिएशंस कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आई कैन हेल्प यू एनी डाउट्स इन एनी पर्टिकुलर एरिया कैन आई हेल्प यू विद समथिंग राइट नाउ सर इंपोर्ट सब्सिडीज एक बार इंपोर्ट सब्सिडी यानी अगर कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हो आप तो गवर्नमेंट उसमें आपको हेल्प करेगा इंपोर्ट सब्सिडी यानी अगर हम लोग मान लेते हैं एप्पल का ये आईपैड अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो अगर आप ये खरीदते हो 50,000 का है इसमें 10,000 आपको गवर्नमेंट देती है तो आपको खरीदने में सपोर्ट कर रही है तो इसको इंपोर्ट सब्सिडी कहा जाता है तो टैक्स लग रहा है हमें ये खरीदने में टैक्स लग रहा है या पैसे मिल रहे हैं बोलो पैसे मिल रहे हैं पैसे मिल रहे हैं इसलिए नेगेटिव इंपोर्ट टैरिफ कहा जाता है
इससे इंपोर्ट एनकरेज होता है, तो इट इज ये बैरियर नहीं है. एनीथिंग एल्स गाइस आई कैन हेल्प यू विथ? बिल्कुल इस पे 2 से 3 क्वेश्चन की उम्मीद करना आप, और इसमें से स्पेसिफिकली 2 क्वेश्चंस आएंगे इस लिस्ट में से. Alright guys, this is Pawan Goga signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye guys. Keep working hard. Do not stop. ठीक है? We will stop not when we are tired, but when we are proud of ourselves. All the best guys. Do well.